गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बात रही है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो ये कैसे डिसऑर्डर्स रहेंगे, तो इसमें जो है कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे और कुछ जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो स्टडी थी ये स्टार्ट हुई थी जब मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया गया था। इट मीन्स कि जो मेंडल के इनहेरिटेंस प्रिंसिपल हैं या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थे उनको रीडिस्कवरी जो हुई थी। अब आपने आंसर करना है कि जो मेंडल का लॉ, मेंडल्स के जो लॉ है या फिर जो मेंडलियन वर्क है उसको रीडिस्कवर किसने किया था। उसके बाद जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी स्टार्ट हुई थी। जल्दी से रीडिस्कवरर। गुड आफ्टरनून सुप्ता मैम। नो, रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन वर्क किसने रीडिस्कवर किया था। मेंडेलियन वर्क को रीडिस्कवर किया था, 3 साइंटिस्ट हैं, इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया था। फर्स्ट है ह्यूगो डी वरीज, सेकंड इज कॉरेंस एंड शेरमार्क। ये जो है वो रीडिस्कवरर है मेंडेलियन वर्क के। तो इसके बाद जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी स्टार्ट हुई थी। आर्चिबाल्ड गैरॉड जो है उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम किया था या फिर ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उस पे काम किया था। यस, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। एक कैटेगरी रहेगी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है ये कौन से हैं, जो कि मेंडल के प्रिंसिपल या हम कहें कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको फॉलो करेंगे। वो जो सेम पैटर्न है इनहेरिटेंस का वही जो है फॉलो करने वाले जो डिसऑर्डर्स रहेंगे उनको कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो फर्स्ट जो कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से हैं। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला तो रहेगा कि कॉज, किस वजह से जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट होगा। तो कॉज इसका रहेगा म्यूटेशन, यानी कि हम कहें डिफेक्टिव एलील होगी जो कि उसमें म्यूटेशन कॉज करेगी। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पहला तो ये क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि मेंडल के प्रिंसिपल्स का था। दे फॉलो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एज गिवन इन द मेंडल्स प्रिंसिपल्स। पहला तो ये आ जाएगा। और दूसरा इसका रहेगा कि किस वजह से, जो कॉज है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, तो कॉज रहेगा यहां पे डिफेक्टिव एलील। डिफेक्टिव एलील, और डिफेक्टिव एलील जो है ये किस वजह से होगी, तो ये रहेगी म्यूटेशन की वजह से, ड्यू टू जीन म्यूटेशन। अब देखिए जो डिसऑर्डर्स है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस रहेगा। अगर तो डिसऑर्डर जो है या हम कहें जो जीन म्यूटेशन हो रही है ये किस में हो रही है, ऑटोसोम में हो रही है, तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। इवन रिसेसिव हो सकती है, डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है। सो एक कंडीशन क्या रहेगी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर तो म्यूटेशन कहाँ पे है, ऑटोसोम्स में है। अब ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स हैं, तो ऑटोसोम्स हैं जो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या हम कहें फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रेगुलेट करने वाले जो क्रोमोसोम है। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। सो दीज आर नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ये किससे रिलेटेड रहेंगे डिसऑर्डर्स, जब भी डिफेक्ट जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में होगा। अब वो जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो सकता है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन भी इसका रीजन हो सकता है। सो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स जब डिफेक्ट किसमें होगा, व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज एलोसोम्स।
जो कि सेक्स कैरेक्टर्स को जो है वो रेगुलेट करेंगे या फिर ये डिटरमाइन करेंगे सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, साथ में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो पैटर्न रहेगा उसको बताएंगे। तो ये दो तरह से हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर? अब आपने आंसर करना है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो कितने ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं। इन टर्म्स ऑफ पेयर आप आंसर कर सकते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर। पेयर्स में आंसर कर रहे हैं ऑटोसोम्स। यस, ऑटोसोम्स के जो है वो 22 पेयर्स रहेंगे और एलोसोम्स कितने हैं? 22 पेयर्स, ये है ऑटोसोम्स। और एलोसोम्स 1 पेयर प्रेजेंट है। एलोसोम्स मीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखिए, अगर हम मेल की बात करें, टोटल 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग्स में। अब इसमें से 22 पेयर्स जो है ये क्या हो गए? ऑटोसोम्स है। और सिंगल पेयर है एलोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो यहाँ पे जो है या तो अगर पर्सन मेल है तो XY ये पेयर होगा, और अगर फीमेल है तो XX ये जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है तो इनको जो है वो किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है, किसकी हेल्प से? तो पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से। नेक्स्ट इज पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से जो है वो डायग्नोज किया जाएगा और इसके पैटर्न का जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न रहेगा उसको स्टडी किया जा सकता है। अब एक तो हुआ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरा हम बात करें अगर तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है इसके अलावा जो है क्रोमोसोमल एबेरेशंस भी होती हैं। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन मींस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो सकता है या फिर क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकती है। क्लियर? तो क्रोमोसोमल एबेरेशन में भी अगेन ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। अगर तो स्ट्रक्चर या फिर नंबर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का चेंज हुआ है, क्लियर, तब ये क्या हो जाएगा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा क्रोमोसोमल एबेरेशन के अंडर। अगर कोई ऑटोसोम क्रोमोसोम है, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है नंबर या फिर उसके जो है वो स्ट्रक्चर में, ठीक है, ध्यान रहे नंबर और स्ट्रक्चर दोनों में हो सकता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकती है, तो उस केस में फिर वो ऑटोसोमल जो है वो डिसऑर्डर रहेगा। लेकिन वहां पे कॉज क्या रहेगा उसका रीजन? तो वो रहेगा क्रोमोसोमल एबेरेशंस। क्लियर? क्रोमोसोमल एबेरेशन टर्म क्लियर है सभी को? बताइए। क्रोमोसोमल एबेरेशंस change in structure number. It is change in structure or number of chromosome. क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। इसमें हम रिसेसिव डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, ऑटोसोमल भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो कि इनहेरिटेंस का पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे? जो मेंडल के प्रिंसिपल्स में दिया गया था। अब फर्स्ट डिसऑर्डर हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कॉज आपने याद रखना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर का कॉज क्या रहेगा? तो म्यूटेशन कॉज रहेगा। डिफेक्टिव एलील हो सकती है या फिर हम कहेंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन होगी, इस वजह से जो है ये डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे। तो सिकल सेल एनीमिया, अब ये जो कंडीशन है इसमें आपने ध्यान रखना है कि पहला तो अगर हम सिंपली बात करें कि यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा, तो जो आरबीसीज की शेप है वो जो है वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। ठीक, सिंपली हम देखें तो क्या है यहाँ पे कि जनरली जो आरबीसीज की शेप होती है वो कैसी होगी? राउंडेड होती है, सर्कुलर आरबीसीज है, या फिर हम बात करें कि साइड व्यू देखा जाए तो क्या होगा? बाइकॉनकेव है। तो जनरल सर्कुलर और वी कैन से राउंडेड, या फिर साइड व्यू में बाइकॉनकेव शेप है आरबीसीज की। और सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाएगा कि आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। अब देखिए सिकल शेप किस तरह की है, तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी। अब ये जो शेप रहेगी इसे हम सिकल शेप बोल सकते हैं या फिर क्रिसेंट भी कहा जा सकता है कि क्रिसेंट शेप, यानी कि जैसे कि हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की शेप है ये। आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड। और ऐसा क्यों होगा?
सेकेंड कौन सी शेप है ये, तो इसे क्रिसेंट शेप कहेंगे, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हेमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उस वजह से आरबीसीज की जो शेप है वो चेंज होगी। सो हेमोग्लोबिन जो है, ये जो प्रोटीन है, इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और इसमें जो है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, कितने कितने उसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। सो जो बीटा चेन रहेगी, 2 अल्फा और 2 जो है वो बीटा चेन्स हैं। जो बीटा चेन है इसके इसमें क्या होगा कि अब चेन में जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर चेन बनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे जो 6th पोजीशन होगी वहां पे क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। जीन म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स से कि ये जो है हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ये है बीटा चेन। सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है 6th पोजीशन। अब 6th पोजीशन जो है यहाँ पे एक्चुअल में नॉर्मल जो चेन रहेगी उसमें जो है वो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाएगा कि 6th पोजीशन का ये जो ग्लूटामिक एसिड है, हेयर ग्लूटामिक एसिड, दिस अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। तो यहाँ पे ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे होगा फिर वेलाइन। क्लियर, ये जो है वो म्यूटेशन यहाँ पे रहेगी। कौन सी चेन है, अगेन बीटा चेन है हेमोग्लोबिन की। कौन सी पोजीशन पे म्यूटेशन हो रही है, तो 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हो रही है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है हेमोग्लोबिन की हम बात करें, जो ये रहेगा, तो नॉर्मल पर्सन में, लेट्स से कि हम बात करें नॉर्मल पर्सन में क्या है, HbA, ये हम नॉर्मल हेमोग्लोबिन के लिए लिख लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है वो क्या है, उसमें जो है वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, या हम कहें कि जो है नॉर्मल आरबीसीज या सेम जो है वो काउंट रहेगा। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर हमें बताना है यहाँ पे सिकल शेप्ड के लिए, तो उसके लिए सिंबल क्या यूज किया जाएगा, HbS। इस तरह से सिकल शेप्ड के लिए रहेगा अफेक्टेड पर्सन में। अब ध्यान रहे हम अफेक्टेड और कैरियर 2 वर्ड का यूज करेंगे। तो कैरियर कौन से हैं, जिनमें की हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। अब देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी है, तो ये वाली कंडीशन होगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। दिस इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस, जिसमें एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है और दूसरा क्या है यहाँ पे जो है वो सिकल शेप्ड होगा, जिसमें ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे वो रिप्लेस हो गया है वेलाइन के साथ। और नॉर्मल के केस में जो है वो सिंपली क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट जो है इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के केस में कि जो पर्सन है उसमें क्या क्या जो है वो इल इफेक्ट नजर आएंगे। तो पहली तो कंडीशन रहेगी कि ये जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है और कैरियर है, ठीक है, इनमें जो है क्या सिम्टम्स होंगे, और ये है नॉर्मल कंडीशन, एंड दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। सेम टाइप का है दोनों, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस जो है करें, अगर इंटरमीडिएट जो फॉर्म रहती है, इंटरमीडिएट यानी कि ये जो कैरियर है इनके बीच में क्रॉस है, सो HbS और HbA, एक नॉर्मल रहेगा हेमोग्लोबिन का और दूसरा क्या है यहाँ पे कि ये कैरियर है या हम कहें हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, इनके बीच में जो क्रॉस है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें कितने % चांसेस होंगे कि जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होगा या फिर वो कैरियर होगा या फिर वो फिर सफरर होगा, जो कि लीथल कंडीशन इसकी रहेगी। सो फर्स्ट जो है दैट इज पहला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, इस तरह से फर्स्ट कंडीशन आपकी जो रहेगी, एंड सेकंड जो है HbA एंड HbS, ठीक है, एक नॉर्मल है और एक सिकल शेप्ड रहेगा। थर्ड HbA HbS एंड लास्ट इज, तो ये जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल है, अगर क्रॉस किसके बीच में किया जाता है, कैरियर्स के बीच में, या फिर हम कहें कि जो हेट्रोजाइगस फॉर्म है तो इसके बीच में अगर क्रॉस किया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक कंडीशन है कि जिसमें दोनों ही जो है वो सिकल शेप्ड होंगे, यानी कि ये अफेक्टेड पर्सन है, सो दिस पर्सन डाइज बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी, बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी, एंड 2 आर हेट्रोजाइगस कंडीशन, और हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो कैरियर है
और एक इंडिविजुअल क्या होगा, ये है नॉर्मल। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जो सिकल शेप्ड ये कंडीशन रहती है, या जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि हम हेटेरोजाइगस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेनिफिट होता है, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। सेकेंड जो फिनोमेनन यहाँ पे ये शो करता है, यानी कि दोनों ही सेम टाइम पे अपना खुद को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, या अपना इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, को डोमिनेंट है ये। ठीक है, ये को डोमिनेंस का फिनोमेनन जो है वो शो करते हैं। सो दीज आर को डोमिनेंट। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों ही जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, को डोमिनेंस है। इवन आपने इसके एग्जांपल जो है वो अलग से जो है वो स्टडी किए होंगे को डोमिनेंस के एग्जांपल, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप है। बताइए एडवांटेज क्या रहती है हेटेरोजाइगस पर्संस के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, ये तो को डोमिनेंस का एग्जांपल हुआ। ठीक है, एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, तो एडवांटेज क्या रहेगी यहाँ पे कि जो मलेरिया प्रोन एरियाज हैं, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एडवांटेज होगी, क्योंकि जो सिकल शेप्ड आरबीसीज है, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 6th पोजीशन पे जो है वो वेलाइन प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन डिक्रीजेस, और इस वजह से जो मलेरियल पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर सकता है सिकल शेप्ड आरबीसीज में। इसके अलावा जो आरबीसीज है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो इलास्टिसिटी होगी सेल्स की वो भी लूज हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस, और इलास्टिसिटी रिड्यूस होने की वजह से सिकल शेप्ड आरबीसीज जो है वो ब्लड कैपिलरीज को क्लॉग कर देंगी, या फिर वहां पे क्या हो जाएगी, क्लॉगिंग होगी। दिस रिजल्ट्स इन क्लॉगिंग इन स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, या स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है वो क्लॉगिंग होगी, और इस वजह से क्या हो जाएगा, फिर जो अदर ऑर्गन्स रहेंगे, वाइटल ऑर्गन्स है, उनको जो ब्लड सप्लाई है वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। सो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, inadequate blood supply to vital organs, और अदर जो सिम्टम्स हैं जैसे कि मस्कुलर क्रैम्प्स हो गए, हेडेक हो गया, ये भी जो है वो उसके एनीमिया के सिम्टम्स के अंडर आएगा, बिकॉज सिकल शेप्ड आरबीसीज है। सिकल शेप्ड आरबीसीज जो होंगी, इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एनीमिया कंडीशन होगी। एनीमिया की वजह से क्या हो जाएगा कि इनएडिक्वेट जो है वो ब्लड सप्लाई रहेगी डिफरेंट ऑर्गन्स को, और इस वजह से जॉन्डिस, इस तरह की जो है वो कंडीशंस डेवलप होंगी। सो बेनिफिट की बात की जाए तो मलेरिया प्रोन एरियाज, जो कि आपकी ज्यादातर कौन से एरिया में रहता है, जैसे कि अफ्रीका के कुछ एरियाज हो गए या कुछ अदर एरियाज है, वहां पे जो है वो बेनिफिट होगा कि इन लोगों को मलेरिया नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हेमोग्लोबिन की वो डिक्रीज कर जाती है। यहां तक किसी का कोई डाउट, बताइए। क्लियर है? सो ये हमने डिस्कस किया मेंडेलियन डिसऑर्डर से फर्स्ट डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है एपीसी एकेडमी, ये आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पीजीटी का जो फुल कोर्स है उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। थैंक यू।